हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला में। और जो इस चैनल में नए आए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके एमसीएल के रिगार्डिंग। क्वेश्चंस बन रही है जो सिलेबस में दी गई है, उसी के रिगार्डिंग मैं सारे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अगर नहीं देखते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, बाकी आप समझ लीजिएगा एग्ज़ाम में। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है एमसीएल के सिलेबस के रिगार्डिंग है, और टॉपिक नंबर जो हमारा होने वाला है आज वो वेंटिलेशन से है। तो 6 नंबर को पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे, वेंटिलेशन एंड माइन गैसेस। ठीक है, तो समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। तो टॉपिक जो हमारा वेंटिलेशन एंड माइन गैसेस का जो पहला टॉपिक आता है, सबसे पहले जानते कि वेंटिलेशन है क्या। लगभग में सभी लोगों को पता होगा, जो नहीं, जिसको नहीं पता है वो आज पता कर लेंगे और जान लेंगे कि वेंटिलेशन है क्या। तो वेंटिलेशन है क्या, तो अंडरग्राउंड माइंस में जो काम कर रहे वर्कर और जिसे मीथेन गैस और सारे गैसेज जो ब्लास्टिंग के कारण निकलते हैं, वो सब गैसेस को डाइल्यूट करने के लिए, यानी उस गैसेस को वेंटिलेट करते हुए, यानी कि हवा को भेजते हुए बाहर निकालते हैं। तो सिंपल शब्दों में ये कहा जा सकता है, वेंटिलेशन जो है सरफेस से किया जाता है, यानी सरफेस से हवा भेजा जाता है और पूरे माइंस को वेंटिलेट करते हुए वो वो जो हवा है रिटर्न एयरवे के थ्रू बाहर निकल आता है। जो हवा जिस एयरवे में भेजते हैं उसको इनटेक एयरवे बोलते हैं। जो हवा जो वापस में वेंटिलेट करते हुए सारे फेसेस को, सारे डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाद बाहर जो आती है उसको मेन रिटर्न बोलते हैं। तो वेंटिलेशन आपको समझ में आ गया होगा क्या है और क्यों करते हैं। वेंटिलेशन अंडरग्राउंड में क्यों करते हैं, तो मैंने 3-4 पॉइंट लेके रखा है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए हम लोग को वेंटिलेशन करना पड़ता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी पहला पॉइंट है स्मोक, स्टीम एंड डस्ट क्लियर करने के लिए। आप जो ब्लास्टिंग किया उसके द्वारा जो स्मोक बना, या कोई स्टीम भाप वाला इंजन यूज कर उसके द्वारा भाप बन रहा है वो, और डस्ट माइंस में डस्ट लगातार उड़ती रहती है, ब्लास्टिंग से भी डस्ट क्रिएट होती है। तो वो सभी को बाहर निकालने के लिए हम लोग वेंटिलेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनफ्लेमेबल या नॉक्सियस गैसेस। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जो ज्वलनशील गैसेस हो, जैसे कि मीथेन और भी गैसेस है जो जलती है, जिससे विस्फोट हो सकती। तो यहाँ मीथेन हम लोग को मेनली लेना है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में मीथेन को ही मेन गैस माना जाता है। अगर आपको नेचुरल गैस या इनफ्लेमेबल गैस बोला जाए तो मीथेन को ही समझना है। नॉक्सियस गैसेस का मतलब जिससे हमें खतरा है। और भी गैसेस है, CO है, CO2 है, SO2 है, वो सब गैसेस भी अगर अधिक मात्रा में अगर हो जाती है तो हमें खतरे होते हैं। तो वो सभी को डाइल्यूट करने के लिए भी हम लोग वेंटिलेशन करते हैं। अगला पॉइंट हमारा बताता है कि मनुष्य यानी ह्यूमन को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अंदर में जो अंडरग्राउंड माइंस जो हमारी चल रही है, वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन काम करते हैं, उस सबको सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए। तो हम सरफेस से हवा भेजेंगे तब जाके उसे सफिशिएंट हवा मिल पाती, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस खुली नहीं है, वो बंद है, हवा वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, इसलिए हम लोग सरफेस से भेजते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा था जो सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी मशीनरी चल रही तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, और ह्यूमिडिटी भी लोगों से बढ़ रहा है। तो उस सबको भी कंट्रोल करने के लिए फ्रेश एंड कूल हवा को हम लोग सरफेस से माइंस के अंदर भेजते। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन क्यों किया जाता है। तो यही 4 पॉइंट है जिसके लिए हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन करते हैं और करना पड़ता है। अंडरग्राउंड माइंस में अगर वेंटिलेशन हम लोग कर रहे हैं तो कितना हवा होना चाहिए, जो हम लोग हवा भेजेंगे उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं और उतनी हवा हमें भेजना रहता है। तो कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, इस प्रकार से क्या 2 पॉइंट के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। पहला पॉइंट जो बता रहा है 6 मीटर क्यूब पर मिनट अकॉर्डिंग टू मैन पावर। इसका कहने का ये मतलब है कि सबसे बड़े लार्ज शिफ्ट, यानी 3 शिफ्ट में आपका अगर काम चल रहा है तो हर एक शिफ्ट में मैन पावर आपका कम ज़्यादा हो सकती है,
और जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मैन पावर है उस शिफ्ट को लेके अगर 100 आदमी हमारा काम कर रहा है उस शिफ्ट में, तो 100 × 6 यानी 600 मीटर क्यूब पर मिनट हवा भेजा जाएगा। और सेकेंड कंडीशन है हमारा प्रोडक्शन के बेसिस पर। आपका अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग प्रोडक्शन होता है, तो उसमें भी लार्जेस्ट शिफ्ट में जो प्रोडक्शन हुआ है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन शिफ्ट में जो हुआ है शिफ्ट में, उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट की तरह से हवा भेजना चाहिए और भेजा जाता है। तो यहाँ से बेसिक क्लियर होता है कि पर्सन के अकॉर्डिंग 6 मीटर क्यूब और पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट है। तो टन को भी टन में रहता है, तो अगर 100 टन है तो 2.5 × 100 कर देंगे, जो कैलकुलेशन आएगा, जो 6 मीटर क्यूब में कैलकुलेशन आएगा एक वो है, और दूसरा 2.5 मीटर क्यूब में जो हमारा कैलकुलेशन करके आया है, दोनों में से देखेंगे कौन ज़्यादा है। ठीक है, देखने के बाद जो हमारा ज़्यादा होता है उतना हवा हमें भेजना है, उतना हवा भेजना है, लेकिन उसमें एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, कितना हवा उतना हवा भेजना है, लेकिन उसका हम लोग दुगुना हवा भेजते हैं। अगर मान के चलते हैं 500 मीटर क्यूब पर मिनट हवा हमको भेजना है, तो हमें वहाँ पर 500 ना भेज कर 1000 मीटर क्यूब पर मिनट भेजना है। क्यों भेजा जाता है डबल हवा? क्योंकि वेंटिलेशन जो हम लोग करते हैं, जितना हवा भेजते हैं वो सारा फेस तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत जगह वेंटिलेशन डोर होते हैं, एयर क्रॉसिंग होते हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो वेंटिलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। कभी कभी वो सब में प्रॉब्लम आता है, वो सब हवा लीकेज हो जाता है, तो पूरी हवा फेस में नहीं पहुंच पाती। इसलिए उस लीकेज को कम करने के लिए हम लोग बहुत सारे अरेंजमेंट तो लगाते ही हैं, लेकिन सफिशिएंट ऑक्सीजन हम लोग पहुंचाना है, तो लीकेज को ध्यान में रखते हुए हम लोग डबल कर देते हैं। अगर कितना भी लीकेज होता है तो वहाँ पर आपका 500 रिक्वायरमेंट है, 1000 भेज रहे हैं, तो 500 600 के आसपास जरूर पहुंचेगा। तो उस सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है हवा जो है दुगुना भेजते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हवा हमें कितना भेजना है। इससे 2-3 क्वेश्चन है, ये 6 मीटर क्यूब, 2.5 मीटर क्यूब और दुगुना हवा जो भेजते हैं, ये आपको क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम। ध्यान से आपको समझ लेना है और अच्छे से समझ लेना है। और गैसेस जो है उसका परमिसिबल लिमिट की बात की जाए तो सभी का अलग अलग परमिसिबल लिमिट होती है, जो इस प्रकार है। ऑक्सीजन की बात की जाए, O2 की बात की जाए तो नॉट लेस देन 19%, ये परमिसिबल लिमिट, उससे कम नहीं होना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में। इतना होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो आप अच्छे से वेंटिलेट करिए। और CO2 की बात की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% परमिसिबल लिमिट है, ये मिनिमम में है सारा का सारा। मैक्सिमम आपका होगा तो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन तो ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन CO2 ये आपका मिनिमम है इतना। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा से ज़्यादा 0.5% तक ही चलेगा। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को आप बढ़ा सकते हैं, 19% है तो उससे भी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कम नहीं होगा। लेकिन CO2 के बारे में बात की जाए तो मैक्सिमम 0.5% होगा। नेक्स्ट है हमारा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है 50 ppm, पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल फॉर्म होता है ppm का, तो 50 ppm मैक्सिमम है। और CH4 का बात की जाए तो रिटर्न एयरवे के GBA में नॉट मोर देन 0.75%, यानी कि आपका हवा जहां से रिटर्न हो रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट और फेसेस को वेंटिलेट करते हुए जो वापस आती है उसको रिटर्न एयरवे बोलते हैं। तो उसके GBA में जो हवा जो पाई जा रही है उसमें नॉट मोर देन 0.75% होगी। उससे ज़्यादा होगी तो हमें कुछ उपाय करने होंगे उसको कम करने के लिए। और बाकी GBA जो है, रिटर्न एयरवे को छोड़कर बाकी GBA में जो है उसमें क्या परमिसिबल लिमिट है, नॉट मोर देन 1.25%। ठीक है। H2S की बात की जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका 10 ppm मैक्सिमम रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SO2 की बात की जाए तो 5 ppm है,
एनॉक्स की बात की जाए तो 5 ppm इसका भी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर CO, CO2 और ऑक्सीजन ये सब थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं अच्छे से। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है नॉट मोर देन 33.5 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपका 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है। इतना होने पर तो हमारा जो माइंड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेगा, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से वर्कर को निकालते हैं, उसके बाद अच्छे से वेंटिलेशन करते हैं और फिर से हम देखते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर गिरा कि नहीं। उसके बाद हमें फिर माइंस में काम करवाने के लिए व्यक्तियों को अंदर लेकर जाया जाएगा। और इसमें कंडीशन क्या था, 33.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम था, लेकिन अगर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस जगह पर जो हवा का स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकेंड भेजा जाएगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर उस जगह का हवा जो है 1 मीटर पर सेकेंड से बहनी चाहिए। एक्सप्लोजन लिमिट की बात की जाए तो CH4 का दिया गया है 5.4 से 14.8% और CO का 12.5% से 74%। ये सब एक्सप्लोजन लिमिट है, यानी कि ब्लास्ट इतने इसके रेंज में आने से माइंस में ब्लास्ट हो सकता है, ब्लास्ट होगी तो आग लगेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड का 4 से 45% और हाइड्रोजन की बात की जाए तो 4 से 75% का रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोजन होने का संभावना होती है। एयर सैंपल हम लोग माइन से लेते हैं, अंडरग्राउंड माइन से हमें पता करना रहता है कि कितना गैसेस है, उतने सारे गैसेस जो है लिमिट में है कि नहीं। तो एयर सैंपल को कितने दिनों में लिया जाता है, एयर सैंपल एंड टेम्परेचर लेने का टाइम इंटरवल क्या है, तो 1 महीना में कम से कम एक बार आपको लेना है। और सरफेस पर एमएमबी किसी शाफ्ट या इंक्लाइन माउथ से दूरी पर बैठाया जाए, यानी कहने का मतलब है सरफेस में हम लोग एमएमबी बैठाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग हवा को भेजते हैं या खींचते हैं। तो वो जो है सरफेस पर इंक्लाइन जो माउथ है, जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं, इंक्लाइन का माउथ कहलाता है, जहाँ से हम लोग माइंस के लिए एंट्री लेते हैं, तो उस जगह से 10 मीटर से कम नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप एमएमबी बैठा रहे हैं। यानी आप जहाँ एंट्री पॉइंट है वहाँ से नॉट लेस देन 10 मीटर, यानी 10 मीटर के दूरी पर आपको एमएमबी बैठाना है। एमएमबी यानी कि आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये आपका फुल फॉर्म होगा एमएमबी का। और उस एमएमबी के लिए जो पावर सोर्स होंगे मिनिमम 2 होंगे। एक सोर्स पावर होने से क्या प्रॉब्लम होगी, अगर पावर में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करेगी, बिजली नहीं जाएगी। इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा लेके रखना पड़ता है, सोर्स का पावर जो है एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि एक में अगर कुछ फॉल्ट है दूसरा से तो हम लोग पावर सप्लाई कर सकते हैं। एमएमबी बंद होने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वेंटिलेशन ख़राब हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, गैसेस की मात्रा बढ़ेगी, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। और उस गैसेस से प्रॉब्लम होने का मतलब होता है एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब बात की जाए तो बूस्टर फैन इंस्टॉलेशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 7 दिन पहले आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोग माइंस में बूस्टर फैन इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। परमिशन हम आपको लेना पड़ता है, आप नोटिस भेज दिए, अब उसके बाद इंस्टॉल कीजिए आप। एमएमवी यानी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर एंड बूस्टर फैन की जांच का टाइम इंटरवल क्या होगी। अब हम लोग एमएमवी लगा दिए हैं, बूस्टर लगा दिए हैं, तो उसको लगातार हमें जांच करना, अच्छे से देखना कि इसकी इफ़िशियंसी कितनी है, कोई ख़राब तो नहीं हो रही है कुछ। तो उसकी जो जांच हम लोग 7 दिन में कम से कम एक बार ज़रूर करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक्सेप्ट एक्सिलरी फैन, यानी एक्सिलरी फैन जो है इसको छोड़कर कोई और एमएमवी जैसे एमएमवी बूस्टर फैन को इंस्टॉल करने के कितने दिनों के अंदर माइन मैनेजर एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएंगे और रिम के पास भेजेंगे। तो एक्सिलरी फैन को छोड़ देना है और बाकी सब जो एमएमवी हम लोग लगाएं जैसे कि एमएमवी बूस्टर, उसके लिए मैनेजर एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाता है। उसमें लिखा रहता है कि इसको हमको मेंटेन कब करना है और क्या क्या मेंटेन करना है और इसको मेंटेनेंस के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठाएंगे, वो सारे डिस्क्राइब करके मैनेजर लिखता है और उसको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेज देता है। आपको 30 दिन के अंदर भेजना रहता है, मैनेजर जो है इसको 30 दिन के अंदर भेजता है। मेन इनटेक एंड मेन रिटर्न में वेंटिलेशन डोर लगाए जाएंगे। आपका जो मेन रिटर्न है जहाँ से हवा माइंस में एंट्री कर रही है उसको मेन इनटेक बोलते हैं और मेन रिटर्न उसको बोलते हैं वेंटिलेशन करते हुए जब हवा वो वापस जाती है। जैसे कि आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, अच्छे से ही समझा देता हूँ। ये सब सारे पिलर है, इसके बीच में जो गैप है ये सब गैलरी होती है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से ये इनटेक एयरवे है, यहाँ से हम लोग हवा भेजे, यहाँ भेजे, इस इधर से वेंटिलेट होते हुए इसे करके वेंटिलेशन होते हुए मेन रिटर्न यहाँ बनाए। मेन रिटर्न से अगर वो वापस सरफेस पे जाती है तो इसको मेन रिटर्न बोलते हैं। मेन रिटर्न समझ गए, ये मेन इंटेक है, मेन रिटर्न है। अगर इधर भी आपका गैलरी चली हुई है तो इधर से भी हवा ऐसे करके वेंटिलेट करते हुए यहाँ मेन रिटर्न पे घुसेगी। अगर दोनों हवा आपस में मिलती है तो वहाँ पर एयर क्रॉसिंग बनाई जाती है, वो भी बताऊंगा कैसे बनाई जाती है। तो मेन इनटेक और मेन रिटर्न में जो बात कर रहे थे उसमें कम से कम दो वेंटिलेशन डोर लगाएंगे, ठीक है। वेंटिलेशन और स्टॉपिंग रहती है, वहाँ से हमें पार करनी रहती है तो वहाँ पर डोर लगाए जाते हैं इस तरह से। आप अंडरग्राउंड में माइंड में ट्रेनिंग किए होंगे तो जरूर देखे होंगे। तो इस तरह का डोर लगा हुआ रहता है, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, फिर इसको गेट को क्लोज करते हैं, फिर दूसरा वाला खोलते हैं, फिर इसको क्लोज कर देते हैं, फिर हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। तो कम से कम 2 वेंटिलेशन डोर होते ही हैं। लेकिन एमएमबी अगर रिवर्सियल टाइप से चल रही है तो 3 लगाने पड़ेंगे, एक बीच में अभी आपको लगाना पड़ेगा। रिवर्सियल टाइप में आपको कम से कम 3 और नॉर्मल कंडीशन में आपको कम से कम 2। और अगर आपको टॉपिक में कुछ भी अभी भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा सभी को। थिकनेस की बात की जाए तो वेंटिलेशन डोर का फ्रेम का थिकनेस, यानी जो वेंटिलेशन डोर है, जो दो डबल डोर था, उस डोर का जो थिकनेस होगा फ्रेम का और नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर। आपका 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए फ्रेम की मोटाई। मेन इंटेक एंड मेन रिटर्न के बीच के प्रत्येक वेंटिलेशन की मोटाई। आपका जो मैंने बोला था कि एक वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाया जाता है, तो अब इसकी बात हो रही है। यहाँ पर तो हम लोग डोर लगाए थे, तो डोर तो हो गया आपका नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर। तो अब उस दीवार की बात की जा रही, तो विथ आरसीसी। आरसीसी का मतलब होता है कि आप सीमेंटेड किए हैं, ब्रिक वालिंग करने के बाद उसमें सीमेंटेड अगर करते हैं तो आरसीसी कहलाता है। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उसकी मोटाई नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर। तो आपको 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना है जब आरसीसी कर रहे हैं। अब विदाउट आरसीसी का मतलब सिर्फ ब्रिक वालिंग किए हैं, उस वाल को हम लोग पेक नहीं किए हैं, उसमें सीमेंटेड नहीं किए हैं, तो उस समय आपका सीमेंटेड नहीं किया हुआ वाल में 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और डीजेएमए सर्कुलर का जो पुराना है और डीजेएमए सर्कुलर उसके हिसाब से 38 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। डायमेंशन की बात की जाए, उसकी बनावट, डायमेंशन का मतलब होता है बनावट। एयर क्रॉसिंग जैसे मैंने बताया था, जब एयर क्रॉसिंग है क्या, मान लेते दोनों तरफ से हम वेंटिलेशन कर रहे हैं, यहाँ भी वेंटिलेशन कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, और भी जगह कर रहे हैं। करते करते हम लोग वेंटिलेशन करते करते एक जगह ऐसा कहीं आता है जहाँ आपस में मिल जाता है।
वेंटिलेशन इनटेक रास्ता और रिटर्न रास्ता जब आपस में से मिल जाते हैं तो उस जगह पर हम लोग एयर क्रॉसिंग बनाते हैं, क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो इधर का हवा उधर चली जाएगी, रिटर्न वाला इंटेक पे चली जाएगी, इंटेक वाला रिटर्न पे चली जाएगी। इस तरह से प्रॉब्लम होगा, अच्छे से वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा और गैसेस इधर उधर चले जाएंगे तो वो रिटर्न वाला गैसेस जितने भी होते हैं अगर इंटेक में चले जाएंगे तो सारे व्यक्तियों को इफेक्ट करेगा और एक्सप्लोजन की संभावना भी पड़ती है। तो उस कंडीशन में हम लोग एयर क्रॉसिंग बनाते हैं, इस तरह से एयर क्रॉसिंग बनाते हैं ताकि इंटेक्ट वाला जो है नीचे से चला जाए, नीचे से, और रिटर्न वाला उसके ऊपर से जाए। ऊपर में एक छत टाइप से बना, जैसे आपका घर का छत जिस तरह से बनता है, यानी घर के दरवाजे से मान लीजिए कि इंटेक्ट बन रहा है और आपके छत के ऊपर से आपका बन रहा है रिटर्न बह रहा हुआ, तो इस तरह का अरेंजमेंट लगाया जाता है। तो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, एयर क्रॉसिंग का डायमेंशन क्या होगा जो हम लोग बनाएंगे। तो छत, जैसे मैंने बताया छत, एयर क्रॉसिंग के पार्टीशन छत एंड वॉल, उसका जो छत है और उसका जो वॉल है जो हम लोग करेंगे जो बनाएंगे 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए विदाउट आरसीसी, यानी किसी ब्रिक वॉलिंग से है तो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। और आरसीसी की बात की जाए तो जो पार्टीशन दो भागों में बांट रहा है उसका वॉल का जो थिकनेस है 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। एक है छत, इस तरह से बनाया जाता है। तो ये आपका वॉल हुआ, ये वॉल, ये भी वॉल, ये आपका छत है ना। यहाँ पे इंटेक भर रही है, यहाँ पर रिटर्न बह रही है, इंटेक इधर से इधर चली गई, रिटर्न ऊपर से चली गई। तो इस तरह का अरेंजमेंट हमारा एयर क्रॉसिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रत्येक एयरवे, एयर क्रॉसिंग एंड वेंटिलेशन डोर की जांच एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा कितने टाइम इंटरवल पर किया जाएगा। तो कितने टाइम इंटरवल पर करेगा वो सब चीज़ों का जांच, जैसे कि एयरवे, क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर। तो कम से कम 14 दिन में कम से कम एक बार आपको देखना है कि सारे दरवाजे सही से है कि नहीं, वहाँ से कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, सारे पार्टीशन वाल अच्छे तरह से है कि नहीं। तो 14 दिन में 14 डेज में कम से कम एक बार जांच करनी है। किसी फेस के IOVC में मिनिमम एयर वेलोसिटी, यानी किसी फेस के IOVC, हर एक फेस का अपना IOVC होती है, इंटरमीडिएट वेंटिलेशन कनेक्शन जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है आपका एयर का जो वेलोसिटी होगी वो 30 मीटर पर मिनट होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। नहीं, स्टैंडर्ड है, इतना ही होना चाहिए। अब बात करते हैं अलग अलग जगह पर मैक्सिमम एयर वेलोसिटी कितनी होगी। अंडरग्राउंड माइंस के डिफरेंट प्लेसेस में मैक्सिमम एयर वेलोसिटी कितनी होगी। प्लेसेस पे जाते हैं तो हम लोग का प्लेसेस जो होगी, पहला पॉइंट दे रखा है मैंने, कन्वेयर रोडवे, लोडिंग पॉइंट और ट्रांसफर पॉइंट। ये तीनों पॉइंट के जगह पर हमारा मैक्सिमम एयर वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा है, आपको रट लेना पड़ेगा, मैंने तो रट लिया है, मुझे तो याद है। और एयर शाफ्ट जिसमें वाइंडिंग ना लगा हुआ, जिसमें वाइंडिंग हम लोग अभी तक नहीं लगाए, सिर्फ शाफ्ट ही है, तो वहाँ का जो एयर वेलोसिटी मैक्सिमम जो होगी 15 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात हो रही है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, मिनिमम आप कर सकते हैं। वर्किंग फेसेस ऑफ लॉन्गवाल एंड बोर्ड एंड पिलर, यानी जिस फेस में आपका काम हो रहा है लॉन्गवाल का और बोर्ड एंड पिलर का, वहाँ की बात की जाए तो वहाँ का भी 15 मीटर पर सेकेंड हवा होनी चाहिए मैक्सिमम। और फैन ड्रिफ्ट, जहाँ पर फैन ड्रिफ्ट आप लोगों को बहुतों को पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ फैन ड्रिफ्ट का किसको बोलते हैं। जहाँ पर हम लोग MMB बिठाते हैं ना, उसी को फैन ड्रिफ्ट बोलते हैं। मान लेते ये मेरा इंटेक रास्ता है, यहाँ से हम लोग इंटेक कर रहे हैं, यहाँ से हवा भेज रहे हैं या रिटर्न हो रहे हैं, यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो उसके आसपास एक ड्रिफ्ट बनाया जाता है। उसके बाद जो हमारा MMB बैठता है और इसका जो डिस्टेंस मैंने बताया नॉट लेस देन 10 मीटर, 10 मीटर से यहाँ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस यहाँ से यहाँ का जो जगह बना, इसी को हम लोग बोलते हैं फैन ड्रिफ्ट। तो उस जगह की बात की जाए
तो 4 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम होना चाहिए। और एयर शाफ्ट जिसमें मटेरियल वाइंडिंग लगा हो, यानी कि वो शाफ्ट जिसमें से हम लोग मटेरियल को नीचे और ऊपर करते हैं, वो शाफ्ट में 12 मीटर पर सेकेंड हवा होनी चाहिए। फिर से एयर शाफ्ट है, लेकिन इसमें मेन वाइंडिंग लगा जिसमें आदमी आना जाना करे। मेन वाइंडिंग का मतलब जिसके थ्रू आदमी माइंस के अंदर जाए और ऊपर आए, वहाँ की बात की जाए तो 8 मीटर पर सेकेंड। हॉलेज रोडवे सभी को पता होगा, जिस जिस रोडवे में हॉलेज बिछा हुआ उसको हॉलेज रोडवे बोलते हैं। ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम का काम होता है, उसके थ्रू कोयला को हम लोग अंडरग्राउंड से बाहर निकालते हैं हॉलेज रोडवे के थ्रू। तो उस जगह पर 8 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये सब रोडवे को छोड़कर अलग रोडवे जैसे कि ट्रेवलिंग रोडवे, उस जगह पर 6 मीटर पर सेकेंड हवा मैक्सिमम होनी चाहिए। लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है गाइस। इस तरह से आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अच्छे से ध्यान से सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे मेरी हेल्प हो जाएगी। आप लोगों की तो हेल्प मैं कर ही रहा हूँ। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से जाए, भगवान का कृपा रहा तो आप लोग का एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। और आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलते हैं। डिग्री के बेसिस पर, वो जो था प्लेसेस के बेसिस पर था, और ये अब जो बात करेंगे हवा की गति का, वो डिग्री के बेसिस पर। माइंस के डिफरेंट प्लेसेस पर मिनिमम, वहाँ मैक्सिमम था, यहाँ मिनिमम इतना हवा चाहिए, वहाँ मैक्सिमम था। याद रखिएगा, वहाँ मैक्सिमम था, यहाँ मिनिमम। तो डिग्री 1, 2, 3 तीनों के कंडीशन में, डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो या डिग्री 3 हो, तो उस जगह पर हम लोग का गति कितनी होनी चाहिए। पहले प्लेस के बारे में जान लेते हैं, कहाँ प्लेस है। फेस से ठीक बाहर के वेंटिलेशन कनेक्शन में, यानी फेस जहाँ पर आप चला रहे हैं, जहाँ पर ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हो रही है, जहाँ फेस अभी है, उसके ठीक बाहर के कनेक्शन में हवा की गति 30 मीटर पर मिनट होनी चाहिए, यानी मिनिमम इतना होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अच्छे से आप वेंटिलेशन कीजिए। और नेक्स्ट डिग्री 1 एंड 2 के लिए देखा जाए तो इसमें 3 जगह के बारे में लिखा गया है। ओपन या क्लोज फेस, कोई भी फेस ओपन हो या क्लोज उससे कोई मतलब नहीं। वहाँ से 4.5 मीटर दूर ब्रिटिश क्लॉथ के इंटेक तरफ हम लोग को हवा को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश क्लॉथ का यूज करते हैं। तो अगर वहाँ यूज कर रहे हैं तो उसके इंटेक तरफ जहाँ से हवा हम लोग डाल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी फैन फिट करते हैं और वहाँ से हवा हम लोग को इंटर करवाते हैं। वो सब डक्ट में होता है, लेकिन यहाँ ब्रिटिश क्लॉथ की बात हो रही है कि इंटेक तरफ जहाँ से हवा जा रही है, वहाँ पर आपका जो होगा हवा की गति मिनिमम 30 मीटर पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हवा पाइप के हवा छोड़ने वाले माउथ, अगर कोई पाइप लगा के रखे हैं जिसके थ्रू हवा पहुंचा रहे हैं हम लोग, तो उससे 7.5 मीटर बाहर उसका जहाँ से हवा निकल रहा है, इंटेक की नहीं रिटर्न की ओर बात हो रही है, वहाँ से 7 मीटर दूर 7.5 मीटर के बाहर जो है मिनिमम एयर वेलोसिटी 15 होगी। 15 मीटर पर मिनट 15 मीटर पर मिनट। हाँ, नेक्स्ट लोंगवाल की बात की जाए, लोंगवाल फेस के मैक्सिमम एरिया में, यानी लोंगवाल फेस चलाते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा एरिया बनता है। तो सबसे बड़ा एरिया जहाँ पर बना हुआ है लोंगवाल फेस का, वहाँ पर आपका मिनिमम एयर वेलोसिटी 60 मीटर पर मिनट होना चाहिए। डिग्री 3 के लिए कंडीशन, डिग्री 3 जैसे मैंने लिखा सेम एज, इसका यही मतलब है कि 1 पॉइंट में जो है डिग्री 1, 2 के लिए, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लिख देना था, लेकिन मैंने शॉर्टकट में लिखा। तो इसको आप यही समझ लीजिए, यही सारा पॉइंट 1, 2, 3 जो लिखा है यहाँ लिखा हुआ, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2 और 3 के जगह पर 3 लिखा है। तो उस जगह पर आप लोगों का जो हवा के मिनिमम जो गति होगी ना, पहला के लिए आपका जो है 45 मीटर पर मिनट है, और दूसरा पॉइंट के लिए जो हवा होगी हमारी 25 मीटर पर मिनट, और तीसरे के लिए जो होगी, जो छूट गया था वो 75 लिखना चाह रहा था मैं, 75 .
यानी 75 मीटर पर मिनट हवा मिनिमम होनी चाहिए। चलिए, कोई कन्फ्यूजन है तो हमको कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में बूस्टर फैन इंस्टॉल करने पर कितनी दूरी तक प्लास्टर किया जाएगा? तो अंडरग्राउंड माइंस में अगर हम लोग बूस्टर फैन इंस्टॉल कर रहे हैं तो कम से कम 5 मीटर इन एवरी डायरेक्शन में प्लास्टर कर देते हैं, मजबूत प्लास्टर लगाते हैं, ताकि उस बूस्टर को कोई हानि ना हो, गिर ना जाए हो, और कोई अनऑथराइज व्यक्ति उसको छुएगा नहीं। तो उसके लिए देखभाल के लिए रखा गया वही व्यक्ति इसको सिर्फ छू सकता है। तो प्लास्टर की बात मैंने किया है, तो प्लास्टर इन एवरी डायरेक्शन में होगा कम से कम 5 मीटर तक। अंडरग्राउंड माइंस के वेंटिलेशन सर्किट में चेंजिंग का नोटिस दिया जाएगा। अगर अंडरग्राउंड माइंस में वेंटिलेशन हो रहा है, वेंटिलेशन सर्किट में अगर कोई चेंज करना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, सर्वेयर को बताना पड़ेगा और तुरंत बताना पड़ेगा। और इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो परमिशन लेना रिक्वायर्ड है। और परमिशन किससे लिया जाएगा? मैनेजर से लिया जाएगा। डिग्री 1 और 2 में आपका गैसी सी माइंस अगर डिग्री 1 और 2 में आता है तो मैनेजर आपको परमिशन देगा। अगर डिग्री 3 में आपका चल रहा है तो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से यानी डीजीएमएस से आपको परमिशन लेना पड़ेगा चेंजिंग करने के लिए। और माइनर चेंज करना तो एक और बता दूं, माइनर चेंज करने के लिए मैनेजर से ही लिया जाएगा और मेजर के लिए रीजनल इंस्पेक्टर से होगा। वेंटिलेशन टूल्स की बात की जाए, जिसको एप्लायंसेस भी बोला जाता है, तो कुछ इस तरह के हैं। पहला है एमएमवी, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो सरफेस में लगता है, जो बड़ा पंखा देखते हैं अंडरग्राउंड माइंस का, बड़ा पंखा जो सरफेस पर रहता है उसको एमएमवी बोलते हैं। एयर लॉक, जहाँ से हम लोग को एयर को आगे बढ़ने के लिए लॉक कर देते हैं, जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, वहाँ पर एक एयर लॉक बनाया जाता है, उसको बोलते हैं एयर लॉक। और वेंटिलेशन स्टॉपिंग, जो आप दीवार खड़ा करके रखे हैं उसी को बोलते हैं वेंटिलेशन स्टॉपिंग। और उस दीवार को इस पार उस पार जाने के लिए जो डोर लगाते हैं उसको बोलते हैं वेंटिलेशन डोर। ब्रिटिश क्लोथ हवा की गति को बढ़ाने का एक इंस्ट्रूमेंट है यानी अप्लायंस है, जिसको हम लोग ब्रिटिश क्लोथ बोलते हैं। रेगुलेटर वेंटिलेशन, जहाँ पर हम लोग वेंटिलेशन स्टॉपिंग लगाए हैं वहाँ पर एक खिड़की टाइप से छोटा सा बना देते हैं, ताकि हमें कभी ज़रूरत हो तो वहाँ से हवा को पार कराया जा सके। इस तरह से बना रहता है, इस तरह से बना हुआ रहता है। और इसमें एक खिड़की रहता है, जिस तरह आपके घर में स्लाइड वाला खिड़की है ना, इसे स्लाइड करेंगे इसके बाद हवा आने लगती है। इसी तरह से एक स्लाइड किया हुआ खिड़की, अपने हिसाब से अगर जितनी हवा हमें आगे पहुंचानी रहती है उस खिड़की को स्लाइड करके रख देते हैं, फिर उस खिड़की के थ्रू हवा आगे जाती है। आप जितना ज़्यादा स्लाइड करें उतनी हवा ज़्यादा घुसेगी, तो उसी को हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं। एयर क्लोजिंग, जैसे मैंने बताया, इनटेक और रिटर्न हवा कहीं आपस में एक जगह मिलती है तो उस जगह पर हम लोग एयर क्रॉसिंग बनाते हैं, उसी को हम लोग एयर क्रॉसिंग बोलते हैं। एक्सिलरी फैन, हवा खींचने वाला पंखा, जिसको बूस्टर फैन। एयर डक्ट अगर कोई नहीं देखे होंगे तो एक पाइप टाइप से एयर डक्ट होता है, उसमें हम लोग एक्सिलरी फैन को फिट करते हैं ताकि फेस में अच्छे से हवा पहुंचाया जा सके। क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में फेस जो क्रिएट होता है अलग अलग जगह पे होता है, वहाँ पर अच्छे से वेंटिलेशन कभी कभी नहीं हो पाता है, तो उस जगह पर हम लोग एयर डक्ट का यूज करते हैं और उसमें हवा भेजते हैं, डक्ट के थ्रू फेस में हवा भेजते हैं। और जीआई सीट भी होता है, जीआई सीट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये भी एक अप्लायंसेस है और एक टूल कहलाता है। जीआई सीट के द्वारा भी वेंटिलेशन टूल का एक नाम है। नेक्स्ट, डी वाटरिंग करते समय सुपरविजन कौन करेगा? अगर माइंस में आपका पानी भरा हुआ रहता है, जगह जगह पर आप देखते होंगे, उसमें हम लोग पंप बैठाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फेस पंप, मोनो पंप, रोटो पंप जो होते हैं वगैरह वगैरह। तो उस पंप से हम लोग को पानी को जो खींचते हैं, कहीं जब एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, फेस से पानी कहीं और इकट्ठा करते हैं, तो उस जगह पे हम लोग डी वाटरिंग करते हैं, यानी पानी को खींचना डी वाटरिंग कहलाता है। उस समय जो आपका सुपरविजन जो करेगा, यानी देख देख करेगा पंप सही से चला रहा है कि नहीं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका होना चाहिए माइनिंग सरदा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डी वाटरिंग करते समय सुपरविजन कौन करेगा?
मिनिमम क्वालिफिकेशन माइनिंग सरदार, यानी माइनिंग सरदार मिनिमम कर सकता, मैक्सिमम आप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर कोई भी आके करवा सकता, लेकिन मिनिमम माइनिंग सरदार होना ही चाहिए। रेगुलेशन नंबर 166 के अनुसार अंडरग्राउंड माइंस में गैस मिली कब मानी जाएगी? अंडरग्राउंड में गैसेस तो पाई जाती, कितने मात्रा में पाई जाती है, अलग अलग मात्रा में, तो हम कैसे जानेंगे? डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 है, यानी रेगुलेशन 166 के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। आप पढ़े होंगे 0.1% से कम से अधिक, वो सब भी है, लेकिन 166 क्या बोलता है वो जानिए। डिग्री 1 गैसेस सी में मीथेन डिटेक्टर से जांच करने पर, यानी मीथेन LMD जिसको बोलते हैं लोकल मिथेनोमीटर, इंस्ट्रूमेंट है मीथेन का परसेंटेज जानने के लिए, अगर उससे अगर आप जांच किए हैं और पाया जाता है कि 0.1% या उससे अधिक मिला हुआ है मीथेन, तो आपका डिग्री 1 में कंसीडर किया जाएगा। और डिग्री 2 के लिए आपका मीथेन जो है कितनी पाई जाएगी मिथेनोमीटर से? 0.5% या उससे अधिक। और डिग्री 3 की बात की जाए तो मीथेन डिटेक्टर से जांच करने पर 1.25% या अधिक मिलने पर आपका डिग्री 3 में कंसीडर किया जाएगा। और इसमें डिग्री 3 के लिए एक और कंडीशन है, फ्लेम सेफ्टी लैंप के नीचे नीचे पलीते से गैस की मौजूदगी मालूम होने पर, यानी फ्लेम सेफ्टी लैंप से भी हम लोग पता करते हैं मीथेन का परसेंटेज। तो अगर फ्लेम सेफ्टी लैंप से भी हमें मीथेन का पलीता से हमें पता चलता है, तो उस समय भी हम लोग उसको मानेंगे डिग्री 3 में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। किसी फायरी सिम सेकेंड, थर्ड, यानी फायरी सिम जिसमें आग लगा हुआ या स्पॉन्टेनियस हीटिंग मौजूद हो, या सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री, 1 डिग्री इसमें कंसीडर नहीं है, याद रखिएगा 1 डिग्री नहीं है फायरी सेकेंड एंड थर्ड के। अनयूज्ड वर्किंग में इनफ्लेमेबल गैस, यानी कि ज्वलनशील गैस जैसे कि मीथेन, एंड नॉक्सियस गैस, जानलेवा गैस, यानी नॉक्सियस का मतलब होता है जानलेवा गैस की मौजूदगी पता करने के लिए कितने टाइम इंटरवल पर जांच करेंगे? तो प्रत्येक 7 दिन में कम से कम एक बार तो करना है। और वो कौन करेगा? वो जो व्यक्ति होगा मिनिमम ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, यानी ओवरमैन ही करेगा। उसके ऊपर के सारे लोग कर सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर जितने भी इसके ऊपर पद है सब कर सकते हैं। एयर सैंपल से मीथेन का परसेंटेज जानने के लिए 3 दिन में एनालिसिस करा लिया जाएगा। इसका मैंने इसलिए लिख के रखा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि एयर सैंपल आप लिए हैं, सिर्फ उसमें से हमको मीथेन का परसेंटेज जानना है, तो कितनों दिनों के अंदर उसको एनालिसिस करा लेना चाहिए? तो उसका सही आंसर है 3 दिन में। सिर्फ मीथेन का परसेंटेज जानने के लिए 3 दिन में, बाकी अदर गैसेस का परसेंटेज आप जानना चाहते हैं सभी गैसेस का परसेंटेज क्या है, तो उसको 2 ही दिन में करवा लेना है, 48 घंटे में ही करवा लेना है। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड माइंस में रीलाइटिंग स्टेशन कहाँ बनाया जाता है? रीलाइटिंग स्टेशन का कहने का मतलब है फ्लेम सेफ्टी लैंप को जहाँ से हम लोग जलाते हैं। अगर सरफेस से लेके गए, मान लेते हैं अंडरग्राउंड माइंस में आपका जाके वो जो पलीता के ऊपर जल रहा वो बंद हो जाता है, यानी बुझ जाता है, तो उस समय हमें फिर से उसे कैप लैंप बनाना पड़ता है, टेस्टिंग कैप लैंप बोलते हैं उसको। तो वो जो जगह होगी कहाँ होगी? अंडरग्राउंड माइंस में रीलाइटिंग स्टेशन कहाँ होगी? तो कहाँ होगी? मेन इंटेक एयर में, जहाँ पर आपका हवा जहाँ से मेन जा रहा है, सरफेस से जहाँ हवा मेन इंटेक है वहीं पर आपको बनाना होगा। और भी जगह पे बनते हैं लेकिन मेनली यहीं बनाना है। अगर फेस में बंद हो जाता है तो किसी का क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, फेस में अगर आपका बुझ जाता है तो हम लोग क्या वापस आएंगे? नहीं, वापस नहीं आना। तो वहाँ पर जहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ डिस्ट्रिक्ट के पास भी बनाया जाता है, और जगह हैं ऐसे, लेकिन मेनली आपका मेन इंटेक एयर में बनाते हुए हम लोग जाते हैं, बना लेते हैं वहाँ पर, उसके बाद नीचे जाते हैं। अब बात की जाए तो गैस क्रोमाटोग्राफी क्या है? यह एक गैस एनालिसिस डिवाइस है, यानी गैसेस का परसेंटेज बताने वाला डिवाइस है, जो माइंस में ले गए एयर सैंपल को एनालिसिस करके, जो माइंस में आप सैंपल लिए, एयर सैंपल जो लिए, जो वेंटिलेशन ऑफिसर लेता है एयर सैंपल, उस सैंपल को एनालिसिस करके सभी गैसेस का स्टेटस, यानी स्टेटस जो है परसेंटेज में बताता है। तो सिंपल सी बात है, लिए गए सैंपल में से गैस का परसेंटेज बताता है।
आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। आपका जो है वेंटिलेशन मैंने ख़त्म कर दिया टॉपिक, और उसके अंदर गैसेस भी था, जो गैसेस के बारे में भी मैं बता दिया हूँ। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे आप लोगों को बताने में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर एक दूसरे को जरूर करें। आप लोगों का टॉपिक जल्द ही कंप्लीट मैं करवाऊंगा। मैं टॉपिक बनाने में लग गया हूं। धन्यवाद।